जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के आदेश से आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताती हूँ। आप जो घर में पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें 3 चीजें हैं। एक है भाव, दूसरा है मंत्र उच्चारण और तीसरा है कर्मकांड। कर्मकांड मतलब रिचुअल्स। तो आपके मंत्र उच्चारण में, कर्म कांड में आप जो आरती गाते हैं उसमें कुछ भी कमी रह जाएगी ना, तो ईश्वर आपसे कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि भाव ही प्रधान है पूजा में। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। भाव आपका शुद्ध हो तो आप ईश्वर के साथ उस भक्ति से जुड़ जाते हैं। कर्म कांड में, मंत्र उच्चारण में कुछ कमी रह जाने से ईश्वर आपसे नाराज नहीं होते। तुम्हारी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंत्र उच्चारण शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है, पर कुछ कमी रह जाएगी ना, तो ईश्वर आपको श्राप नहीं देंगे। तुम्हारा भाव अच्छा रहेगा, ईश्वर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी महाराज के साथ पूरे भाव के साथ जुड़ना है, क्योंकि अभी मैंने बताया भाव ही प्रधान है। उसके अलावा हमें किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु जी महाराज के साथ पूरे सच्चे और शुद्ध भाव के साथ जुड़िए और देखिए गुरु जी कैसे आपके साथ रहते हैं। इसी के साथ हम अपना आज का सत्संग शुरू करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और आपको इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी के बहुत सारे इशारे मिलेंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत रीता नारंग आंटी और अजय नारंग अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं अजय नारंग और मेरी पत्नी का नाम है रीता नारंग, जिसका नाम बाद में गुरु जी ने अनीता नारंग कर दिया था। मेरा एक बेटा है सिद्धार्थ नारंग और एक बेटी है रूपांशी नारंग, जो कि अभी दुबई में है। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह सुबह 6 बजे गुरु जी का फोन आया और जैसे मैंने फोन देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि गुरु जी का इतना सुबह फोन कैसे आ गया। और जैसे मैंने फोन उठाया, गुरु जी कहते हैं कि नारंग, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तू फटाफट आ। मैंने बोला क्यों हुआ गुरु जी? और मैंने कहा गुरु जी मैं हुने पहुंचता। और मैंने फटाफट अपनी वाइफ को उठाया और हम दोनों गाड़ी लेकर के गुरु जी महाराज के पास पहुंचे। और संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने गाड़ी बाहर पार्क की और फटाफट दौड़कर हम अंदर गए। हमने पूछा गुरु जी क्या हो गया? तो गुरु जी कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैंने कुछ कर। और तभी मैंने संगत जी तुरंत ही डॉक्टर सैनी को फोन किया और उन्होंने कहा कि गुरु जी के ब्लड सैंपल्स लेने पड़ेंगे। और फिर गुरु जी का ब्लड लेकर के हम लोग टेस्ट करवाने चले गए। और तभी गुरु जी ने कहा कि वसंत कुंज में एक लेबोरेटरी है, तू वहां जा और वहां पे टेस्ट करवाना। और संगत जी, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने ब्लड सैंपल्स दिए और कहा कि टेस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या है? मुझे गुरु जी का नाम तो पता नहीं था, तो मैंने तुरंत गुरु जी को दोबारा फोन किया और कहा कि गुरु जी नाम क्या लिखवाऊं? तो गुरु जी मुझे कहने लगे नाम का की करना है, तू तेरा लिखवा दे। अब संगत जी, टेस्ट गुरु जी के हो रहे हैं, नाम मैं अपना लिखवा रहा हूँ। और संगत जी, हम दोबारा वापस गुरु जी महाराज के पास चले गए। हम गए, मत्था टेका। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो एक काम कर, तो अपने काम पर वापस चला जा, शाम को आई। और संगत जी, हम लोग वहां से अपने अपने काम के लिए चले गए। और शाम को जब हम लोग वापस गुरु जी महाराज के पास गए तो हमने रिपोर्ट्स नहीं ली। तो गुरु जी कहते हैं ले, रिपोर्ट नहीं लेके आया? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मैं रिपोर्ट लाना भूल गया। और संगत जी, मैं तुरंत वहां से वसंत कुंज गया, वहां से मैंने रिपोर्ट उठाई और रिपोर्ट लेकर मैं तुरंत गुरु जी महाराज के पास पहुंचा। इतने में गुरु जी रिपोर्ट लेकर मुझे कहते हैं कि ले, तेरा जो मैं करना सी वो करता, तू हुन जा। एक बार की बात है संगत जी, शाम के 8 बजे गुरु जी का फोन आया और कहते नारंग जल्दी पहुंच। और मैंने अपनी वाइफ को वहीं से ऑफिस से फोन लगाया और उसको रेडी किया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरु जी महाराज के पास पहुंच गए। और इवन संगत जी, जाते समय हमें रास्ते में एक बार भी रेड लाइट नहीं मिली। और संगत जी, जैसे हम लोग आश्रम पहुंचे, हमने गाड़ी पार्क की और दौड़े दौड़े अंदर की तरफ गए। गुरु जी को मिले और जैसे गुरु जी को हमने प्रणाम किया, गुरु जी हमें कहते हैं 5 मिनट बैठ जा हाले। हम बैठ गए और वहाँ पर करीब संगत जी 10-15 लोग थे। गुरु जी ने कहा कि सभी लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए और संगत जी, हमारे देखते ही देखते एम्पायर स्टेट की दीवारों से चरनामत निकला। और संगत जी, हम लोगों
लोगों ने हाथों से, दोनों हाथों से भर भर के चरणामृत पिया, गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते हैं और पीना है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, हमने बहुत सारा पी लिया। और ऐसे एक दिन की बात है, मेरी आंटी दरबार में बैठी हुई थी। गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी को अपने पास बुलाया और कहा कि नारंग आंटी, तेरे तो एक चीज मांगा, तू देगी? तो आंटी कहती हाँ जी गुरुजी, जरूर दूंगी। तो गुरुजी कहते कि मेरे को एक तू मर्सिडीज ला करके दे, और साथ में कहा गुरुजी ने कि मर्सिडीज ला करके दे और तू अपने कंजूस अंकल को पूछ के आई। और आंटी तुरंत मेरे पास भाग कर आई और कहने लगी कि अंकल, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे एक मर्सिडीज ला दोगे, तो आप ला दोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ला देंगे गुरुजी के लिए मर्सिडीज। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं गुरुजी के लिए क्या किसी के लिए भी मर्सिडीज ला पाऊं। अब संगत जी, वो दिन शनिवार का था। हम वहां से दरबार से निकले और हम यही सोचते जा रहे थे कि हम मर्सिडीज कैसे लेंगे। और संगत जी, मंडे के दिन हम लोग मर्सिडीज के शोरूम में गए और शोरूम वालों ने हमें मर्सिडीज की हर एक चीज दिखाई और हमें टेस्ट ड्राइव भी दिया। इवन हम लोग हर दिन ही मर्सिडीज का टेस्ट ड्राइव करने जाते थे। और संगत जी, उस समय मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे, बस मेरे पास एक बिजनेस था, मैं उसे बेचकर मर्सिडीज लेना चाहता था। और संगत जी, मैंने सारी प्लानिंग कर ली कि मुझे किसको बेचना है, किसको हैंड ओवर करना है, कितने पैसे लेना है। ये सारी प्लानिंग करने के बाद सैटरडे को मैंने सारी प्लान आउट कर लिया और मैंने सोचा कि सब करने के बाद मैं मंडे को गुरुजी को मर्सिडीज दे आऊंगा। और संगत जी, हम लोग 7 दिन लगातार टेस्ट ड्राइव लेते रहे। और शनिवार को जब हम लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो गुरुजी का फोन आता है और कहते हैं, नारंग अंकल, मर्सिडीज लेना कैंसिल। मैंने कहा गुरुजी की होया? तो गुरुजी कहते कि ना, मर्सिडीज लेनी नहीं है, जब लेनी होगी तेनू दस दांगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी, हुण तो मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिता, मंडे को मैं सारा बिजनेस हैंड ओवर कर दूंगा और मर्सिडीज आपको मैं लाकर दे दूंगा मंडे को। और गुरुजी मुझे हिंदी में ही बोले कि हमने मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और संगत जी, उसी वक्त मैं और मेरी आंटी गुरुजी महाराज के आश्रम पहुंचे, एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने पूछा गुरुजी की होया, एकदम मर्सिडीज का प्रोग्राम आपने कैंसिल क्यों कर दिया? तो गुरुजी कहते, नहीं, मुझे जो तुम्हारा देखना था मैंने देख लिया, जो तुम्हारा कल्याण करना था वो मैंने कर दिया। अब जब जरूरत होगी तो मैं अपने आप तुम्हें बुला करके मर्सिडीज ले लूंगा। एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगा। एक बार की बात है, हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हुए थे और एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी थे और उस दिन दरबार में रश बहुत था और उन्होंने गुरुजी का माथा पकड़ा हुआ था। और तभी गुरुजी ने अपना हाथ हवा में उठाया और सचखंड का प्रसाद प्रकट हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब गुरुजी ऐसा कर रहे थे, गुरुजी पूरे लाल हो चुके थे, पूरे तप गए थे वो। और संगत जी, सचखंड का प्रसाद हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा। और तभी गुरुजी ने अरुण शौरी अंकल को बुलाया और कहा, शौर्य इधर आ। और अरुण शौरी अंकल अपने दोनों हाथों का बुक बना करके खड़े हो गए और गुरुजी ने वो सारा सचखंड का प्रसाद उनके हाथ में रख दिया और कहा, सारा नु बांट दी और अपने वास्ते भी रख ली और थोड़ा और सबके लिए भी रख ली। अरुण शौरी अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका, सबको प्रसाद बांटा। इस तरह के थे संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं, हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ नारंग आंटी को कि वो आकर अपना सत्संग सुनाए। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास 1999 में गए और हमें वहाँ ले जाने वाली पूनम आंटी थी। और संगत जी, पूनम आंटी की शादी को 8 साल हो गए थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। और गुरुजी ने कहा कि तू 1 साल तक आती रहे, मैं तुझे 1 साल के बाद ही बच्चा दूंगा। और गुरुजी ने कहा कि आइयो, लंगर खाइयो और चुपचाप बैठ जाइयो और पीछे जाकर बैठियो। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा वो पत्थर की लकीर होता है। और ठीक 1 साल के बाद गुरुजी ने पूनम आंटी को बच्चा ब्लेस किया। और संगत जी, जब आंटी मत्था टेकने आई तो गुरुजी ने कहा, आंटी एक और ले ले। और जब वो दूसरी बार आंटी आई तब भी गुरुजी ने कहा कि आंटी एक और ले ले। तो आंटी कहती कि नहीं गुरुजी, बस अब और नहीं चाहिए। तो संगत जी, वो आंटी हमें गुरुजी महाराज के पास लेकर के गई थी। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, बात यह है कि मेरी बेटी को गुरुजी ने हॉस्टल में डाला था और जब वो 8th क्लास तक आई तो वो पढ़ने में बहुत कमजोर हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको हॉस्टल में डाल देते हैं, लेकिन अंकल ने साफ मना कर दिया कि इसे मैं हॉस्टल में तो नहीं डालूंगा। और ऐसे एक दिन हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी ने अपने आप ही कहा कि नारंग अंकल, ए कुड़ी ने तू हॉस्टल पा दी। तो नारंग अंकल कहने लगे, ठीक है गुरुजी। अब संगत जी, हम लोग शिमला पहुंचे और शिमला के पास धर्मपुर है, वहाँ उस स्कूल में हम इसका एडमिशन करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि मैं इसको एडमिशन नहीं दे सकता क्योंकि इसके मार्क्स बहुत कम है। लेकिन नारंग अंकल ने कहा कि नहीं जी, हमको तो हमारी बेटी का एडमिशन यहीं पर करवाना है, मेरे गुरुजी ने मुझे यहीं के लिए बोला है, यहीं भेजा है तो मैं तो यहीं करवाऊंगा। और संगत जी, शाम तक उसका एडमिशन हो जाता है। और संगत जी, जब मैं अपनी बेटी का एडमिशन
एडमिशन करवा करके आ गई। और जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए और बस जैसे ही मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने सारी संगत के सामने बहुत जोर से कहा, नारंग आंटी ने बहुत वधिया किया, अपनी कुड़ी नू हॉस्टल पाई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने 4 दिन तक यही बात बोली संगत में, नारंग आंटी ने बहुत वधिया किया, अपनी कुड़ी नू हॉस्टल पाई। और संगत जी जब जब गुरुजी ऐसा बोलते थे मुझे एक विश्वास हो जाता था मन में कि बस अब तो मेरी बेटी का स्कूल बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो चारों क्लासेस बहुत अच्छे से पास कर लेगी। क्योंकि संगत जी वो पास नहीं होती थी, वो हर बार फेल होती थी या सप्लीमेंट्री उसको आती थी। और संगत जी जब मेरी बेटी 12th में आई तो इसके स्कूल से फोन आया, इसकी टीचर्स कहने लगी कि आप इसको यहाँ से ले जाइए, ये हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब कर देगी। तो नारंग अंकल ने कहा कि अब चाहे जो भी रिजल्ट आ जाए मैं इसे निकालूंगा तो नहीं, ये वहीं पढ़ेगी और अपना 12th वहीं से निकालेगी। अब संगत जी जब रिजल्ट वाला दिन आया तो रिजल्ट वाले दिन ये पूरी रात कंप्यूटर के सामने बैठी रही, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला था उसके 15 मिनट पहले ही इसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और इसे लूज मोशन लग जाते हैं। और संगत जी ये बहुत रोने लगी कि अब मैं अपना रिजल्ट कैसे देखूंगी। तब हमने इसकी बुआ को फोन किया और इसका नंबर वहां दिया और इसकी बुआ ने देख करके बताया कि इसको 85% बने हैं 12th में। और संगत जी परसेंटेज सुनकर तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये इसके मार्क्स है और हमें विश्वास भी नहीं हुआ। हमने 2-4 लोगों को और दिया इसके नंबर पता करने के लिए रिजल्ट, उन सब ने भी यही कहा कि इसके 85% बने। फिर हमने इसके स्कूल फोन लगाया तो स्कूल वालों ने कंफर्म किया कि हाँ जी रूपांशी के 85% आए हैं। और संगत जी आज भी जब रूपांशी के फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आंटी अगर उस समय रूपांशी हमारे साथ 12th में नहीं होती तो शायद हम भी पास नहीं होते, गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर भी हुई है। तो संगत जी ऐसे है हमारे गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरी बेटी के बाद जब मेरा बेटा होने वाला था और जब मेरा लास्ट टाइम आया और जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो वहां पर जब मैं हॉस्पिटल में लेटी हुई थी तो सभी डॉक्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसको तो बेटी ही होगी। तो वहां पर मेरी कजिन भाभी भी थी, वो कहने लगी कि नहीं नहीं इसको तो बेटा ही होना चाहिए क्योंकि पिछली बार इसका ऑपरेशन हुआ था, मैं अब इसका दोबारा ऑपरेशन नहीं कर सकती। अब संगत जी वो जो डिस्कशन था वो मैंने सुन लिया और मैं घर आके बहुत रोई और मैं शिवजी महाराज को बहुत मानती थी। और मैंने भोलेनाथ से कहा कि हे मेरे भोलेनाथ आप कुछ भी करो, कुछ चमत्कार करो, आप कुछ भी करो, मुझे सिर्फ लड़का ही होना चाहिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी डांटा, मेरी ननद ने भी मुझे डांटा कि अगर लड़की भी आती है तो कोई बात नहीं, हमें वो भी बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं फिर तुम लोग बोलोगे कि एक और करो तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो अब बेटा ही चाहिए। और संगत जी जिस दिन मेरा बेटा हुआ उस दिन डॉक्टर ने अपने सिर पे हाथ मारा और कहा अरे तू आ रहा था, वरना मैं तो तेरी माँ को काट पीट के परे कर देती, इसको मैंने बहुत दर्द दी है, चल अच्छा हो गया तू आ गया। और संगत जी जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ तो हम इसे लेकर गुरुजी महाराज के दरबार में गए। मैंने मत्था टेका और मेरे बाद मेरे बेटे ने भी गुरुजी को मत्था टेका। तो गुरुजी इसको देख करके बोले कुड़ी सी मुंडा बना दीता, रोंदी सी। और फिर संगत जी मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि गुरुजी किसको कह रहे हैं। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं तेनू केरिया सी में एक कुड़ी सी में मुंडा बना दीता, तू तो रोती थी, शिवजी से मांग रही थी ना तू मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटा दे दो, बना दिया मैंने इसको लड़का। और फिर गुरुजी ने मुझसे बादाम मंगवाई और कहा कि रोज इसको भिगोकर, बादाम को भिगोकर इसको गाय के दूध में इसको रोज पिलाना। और फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर और फिर देखी जाए कि की बनूंगा। और संगत जी इसके हाथ पैर बिल्कुल लड़कियों जैसे थे और हाथ पैरों पे ब्राउन ब्राउन हेयर्स भी थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जब ये बड़ा हुआ तो बिल्कुल पंजाब का जट लगता है। संगत जी मेरी बेटी को पूरी बॉडी पर रैशेस हो जाते थे। एक्चुअली संगत जी इसको पूरी बॉडी पे स्किन एलर्जी हो जाया करती थी और उसकी वजह से इसको पूरी बॉडी पर रैशेस हो जाते थे। और संगत जी उस वजह से बहुत रोती थी, बहुत चिकती थी। और तब गुरुजी ने अपने दरबार में बच्चों को लाने के लिए मना किया हुआ था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आज आप चले जाओ गुरुजी के दरबार में। तो कहने लगी कि नहीं मम्मी, लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गुरुजी के दरबार में जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगी। और संगत जी जैसे ही दरबार में गई तब इसने शॉर्ट्स पहने हुए थे और जैसे ही इसने एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पर पैर रखा और तभी लाइट चली जाती है। ये दरबार में जाती है, मत्था टेकती है और मत्था टेक कर जैसे ही खड़ी होती लाइट आ जाती है। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे कृपा की। इसे इस बात का डर था कि संगत क्या कहेगी, इसके माँ बाप ने इसको भेज दिया दरबार में, इसको चिकन पॉक्स हुआ है, ये इसके मन में था। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि जब ये आई तो लाइट चली गई और मत्था टेक कर जब ये बैठ गई तो किसी का इस पर ध्यान
ध्यान ही नहीं गया। और उस समय गुरुजी महाराज को बहुत सारी फूलों की माला चढ़ा करती थी, तो गुरुजी महाराज इसको हर रोज एक नई माला दिया करते थे और हम इसे रोज उस माला के पानी से नहलाया करते थे। और धीरे धीरे संगत जी इसकी सारी एलर्जी दूर होती चली गई। और संगत जी एक बार इसको और बहुत बुरी वाली एलर्जी हुई। हमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इसे बहुत वॉमिट हो रही थी वहाँ पर। और मैंने तभी जोशी अंकल को फोन किया और कहा कि जोशी अंकल, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप गुरुजी को बोलो ना। तो जोशी अंकल कहते कि नहीं नहीं, गुरुजी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। नारंग आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी यहाँ हॉस्पिटल में इसको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और नेक्स्ट डे संगत जी हम इसे घर ले आए तो ये मुझे कहती है कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है। और अगले दिन संडे था तो मैंने कहा कि ठीक है चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते संगत जी इसकी कंडीशन इतनी खराब थी। इसकी पूरी बॉडी पर छाले थे, इसके पूरे मुंह पर छाले थे। और संगत जी मैं इसके साथ दरबार में गई, वहां पर हमने लंगर खाया और गुरुजी का उस समय लंगर बहुत मिर्ची वाला था। तो मैंने इसे कहा कि बेटा तू लंगर मत खा, बहुत मिर्ची है और तेरे मुंह में छाले हैं। तो संगत जी ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और कहने लगी कि मम्मी आप मुझे ठीक होने भी दोगे या नहीं होने दोगे, मुझे लंगर खाने दो, मैं इसी से ठीक होंगी। मैंने कहा चल ठीक है तू खा ले। और संगत जी शायद आप में से कोई बिलीव ना करे, इसने संडे के दिन लंगर खाया और मंडे सुबह तक ये बिल्कुल ठीक थी। इसके मुंह पे कोई रैशेस नहीं थे, बॉडी पर कोई रैशेस नहीं थे, कोई छाले नहीं थे, ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गई थी। संगत जी गुरुजी कब कृपा करते हैं, कैसे करते हैं, हमें नहीं पता चलता। बस गुरुजी की कृपा हो जाती है। हमें गुरुजी के श्री चरणों में बैठे रहना है, उन पर आस्था बनाए रखनी है और उन पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के कमरे में थी तो गुरुजी ने कहा कि आंटी मेरे हेड की मसाज कर। और संगत जी जब मैं मसाज कर रही थी तो मेरे हाथों में, मेरी उंगलियों में एक रिंग पहनी हुई थी जो मैंने इनसे बहुत लड़ के बनवाई थी। मैंने इनसे कहा कि जब से शादी हुई है आपने मुझे कुछ भी बनवा करके नहीं दिया है और मेरे पास रिंग्स नहीं है, आप मुझे रिंग्स बनवा करके दो। और मेरे हस्बैंड ने 2 रिंग्स दिलवाई थी और 15 दिन पहले की ही बात होगी कि मैं नई रिंग्स पहन कर आई थी और गुरुजी ने मुझे हेड मसाज के लिए बोल दिया। और मुझे लगा कि मैं गुरुजी की हेड मसाज दूंगी और गुरुजी की स्किन तो बहुत सॉफ्ट है तो शायद उन्हें लग ना जाए। तो मैंने सोचा कि मैं रिंग्स उतार देती हूँ और मैं रिंग्स उतार के साइड की टेबल पे रखने चली गई। और जैसे ही रखने गई तो गुरुजी कहते हैं आंटी किथे चली गई। तो मैंने कहा गुरुजी बस आ रही हूँ, मैं रिंग उतारने गई थी, कहीं आपको लग ना जाए। तो गुरुजी बोले ले छड़ परे, आज तो बात पान दी लोड ही नहीं। और संगत जी मैंने उसी वक्त वो रिंग्स उतारी, नीचे गई और नारंग अंकल के पॉकेट में डाल दी। तो नारंग अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुमने रिंग्स क्यों उतार दी। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा है आज के बाद इनको पहनना ही नहीं है। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उसके बाद कभी अपने हाथों में, अपनी उंगलियों में रिंग्स नहीं पहनी। संगत जी गुरुजी महाराज कब क्या कैसे करते हैं हमें नहीं पता और हमें इस फेर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। बस हमें तो गुरुजी महाराज की आज्ञा में ही रहना चाहिए। एक दिन और हम लोग गुरुजी महाराज के रूम में बैठे हुए थे तो गुरुजी कहते कि चलो आंटी आज हम अपनी अटैची ठीक करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी ने नारंग अंकल को नीचे टिक्की बनाने के लिए भेज दिया। तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि आंटी आज मेरी अटैची ठीक करो और मेरे कपड़े प्रेस करके लाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी हर चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखते थे। और उस समय किशोरी अंकल भी थे और किशोरी अंकल गुरुजी महाराज को हेड मसाज दे रहे थे। और गुरुजी ने अपनी शर्ट निकाल करके दी और कहा कि आंटी इस शर्ट की प्रेस करके लिया। मैंने कहा ठीक है। और फिर साथ में गुरुजी बोले कि तू ज्योति के कमरे में चली जा और वहां से प्रेस करके ला। तो फिर मैं गई और मैंने कहा कि ज्योति गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरी शर्टें प्रेस करनी है। तो ज्योति आंटी मुझे कहती कि आंटी गुरुजी ने आपको कहा। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे कहा। तो कहने लगी कि फिर ठीक है आप ही प्रेस करो। और संगत जी गुरुजी महाराज के कपड़े बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे और बहुत डर लगता था कि कहीं जल ना जाए। तो मैंने जैसे तैसे प्रेस की और एक शर्ट तो इतना सॉफ्ट था मुझे बहुत डर लगा। मैंने उसकी सिर्फ घड़ी की और बाकी सभी कपड़े जिनकी मैंने प्रेस की थी उन कपड़ों के बीच में उसको रख दिया। और जब मैं सारे कपड़े ले गई तो गुरुजी बोलते कि आंटी कर लाई प्रेस। बल्कि हाँ जी गुरुजी। तो तुरंत बस गुरुजी ने सीधे वही शर्ट निकाली और कहते आंटी आप प्रेस नहीं कर लाई तू। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि जा इसको दोबारा प्रेस करके ला। मैंने झूठ बोल दी है, जा प्रेस करके लाई। इसलिए संगत जी इस सत्संग को बताने का पीछे यही मतलब है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। बस गुरुजी महाराज के सामने खड़े होइए, प्रार्थना कीजिए, उनको सिर्फ सरेंडर कीजिए। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज के लिए साग आ रहा था पंजाब से और गाड़ी में मैं थी, नारंग अंकल थे और गौरव था।
और गुरुजी का बार बार फोन आ रहा था क्योंकि लंच टाइम हो रहा था और बार बार फोन कर रहे थे कि किथे रह गए, किथे रह गए। और हम लोग दरबार पहुंचे तो गुरुजी गौरव अंकल को कहते कि गौरव साग ले आया। तो बोले हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी बोलते कि मक्की की रोटी कौन बनाऊंगा। और गौरव अंकल मेरे पास आए और कहते कि आंटी आप मक्की की रोटी बना दोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल बना दूंगी मक्की की रोटी। तो गौरव अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आंटी बना देगी मक्की की रोटी। तो बोले ठीक है फिर। और संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज के लिए मक्की की रोटी बनाकर के लिए भेजी तब उस समय नारंग अंकल और गौरव अंकल दोनों ही गुरुजी महाराज के पास खड़े हुए थे। और गुरुजी ने बहुत तारीफ की और कहा आज मैंने रोटी खाई है और आंटी ने बिस्कुट वर्गी रोटी बनाई है। मैं तो नौकरा दी हाथ दी रोटी खा खा के थक गया सी। और गौरव अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी आज तो गुरुजी ने ऐसी कटोरी पहुंच पहुंच के रोटी खाई है कि मैं बता नहीं सकता। तो संगत जी ऐसे प्यारे और भोले से हमारे गुरुजी हैं, मन के कितने सॉफ्ट कितने प्यारे। और एक बार दिवाली का टाइम था तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है। तो ये मुझे कहने लगे कि नहीं दिवाली का समय है गुरुजी डांट देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो जाना है। तो ये मुझे कहने लगे कि ठीक है जाओ और डांट खाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं डांट खा लूंगी। हम लोग एम्पायर स्टेट गए और जाके दरबार में बैठ गए और वहां पर गुरुजी का ड्राइवर छोटू अंकल बैठे हुए थे। तो छोटू अंकल कहने लगे कि आंटी आप क्यों आए दिन में, आपको पता है ना गुरुजी डांट देते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं डांट देंगे तो डांट देंगे, तू एक बार ही पूछ ले गुरुजी से। तो मुझे कहने लगे कि नहीं आंटी मैं तो नहीं जाऊंगा पूछने, गुरुजी डांट देंगे। और मैंने छोटू अंकल से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए पूछ ले। तो वो जब गया और पूछने लगा कि गुरुजी नारंग आंटी आई हैं, तो गुरुजी बोलते और बुला नारंग आंटी नु, मैं उन्नू ही याद करता सी। और छोटू अंकल बाहर आए और कहते हैं कि नारंग आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। और जैसे मैं गुरुजी महाराज के पास गई कमरे में, गुरुजी महाराज कहते हैं ओ आ नारंग आंटी मैं तन्नू ही याद करता सी। आज मेरी लत्ता बहुत दर्द हो रही है, आज मेरे पैर बहुत दर्द हो रही है, तू मेरी सेवा कर, फिर मैं खड़ के सुनावांगा कि मैनू नारंग आंटी ने ठीक किया। और संगत जी ये कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने बात कही और उस दिन मैं खुद नहीं गई थी, वो खुद गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया था। एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि आंटी तू शिव पुराण पढ़ती है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि आंटी तू शिव पुराण लेकर आ। और संगत जी मुझे शिव पुराण कहीं नहीं मिली, मुझे हफ्ता बीत गया और गुरुजी महाराज मुझसे रोज पूछे कि आंटी तेनू शिव पुराण मिल गई। मैंने कहा नहीं गुरुजी। और संगत जी जब मुझे शिव पुराण मिल गई तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे शिव पुराण मिल गई। तो गुरुजी कहते हैं रहन दे, कोई लोड नहीं पड़न दी, छड़ दे, तेनू कोई लोड नहीं पड़न दी, रख दे तू। तो मैंने पूछा कि गुरुजी मैं कहाँ रखूं। तो गुरुजी कहते हैं तेरी अलमारी में कपड़े विच लपेट के रख दे, मैं बताऊंगा तुझे जब पढ़ना होगी तो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी मैंने शिव पुराण को कपड़े में लपेट के अलमारी में रख दिया। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हमने पटियाले में घर बनाया था। जनरली आप लोगों ने देखा होगा संगत जी की कई लोगों के घर में बड़े बड़े महल होते हैं और भगवान का मंदिर वो सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं। लेकिन मेरे घर पे सीढ़ियों के नीचे तो नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के पास में था मंदिर। तो मैं एक बार गुरुजी के एम्पायर स्टेट आई और उनके चरण दबा रही थी। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे बोलती हैं कि तूने कोई हवन पाठ पूजा कुछ भी नहीं करवाई और ना ही कोई कीर्तन करवाया। तो गुरुजी कहते हैं ले छठ परे, कोई लोड नहीं हवन कीर्तन पाखंड करन दी, कोई लोड नहीं, मैं बैठा ना, ए ले जा, ए ले फोटो ले जा, रख दी, हो गया तेरा घर ब्लेस, फालतू के पखंड नहीं करी दे हवन कीर्तन। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप ले जाकर के मैंने अपने मंदिर में शिव पुराण के साथ रख दिया और बस पूजा पाठ करके मैं ऊपर पहुंची। और ऊपर हमने गुरुजी का एक अलग से कमरा बनाया हुआ था, हालांकि उसमें पूजा पाठ हम नहीं करते थे, बस गुरुजी का स्वरूप हमने वहां रखा हुआ था। तभी नीचे से मेरी मेड ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू की, आग लग गई, आग लग गई। मैं दौड़कर नीचे आई तो मेड कहने लगी कि आग मंदिर में लगी है। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी ने जो स्वरूप दिया था वो पूरी तरीके से जल गया और बाकी जो स्वरूप थे भगवान के वो भी जल गए। लेकिन शिव पुराण को रत्ती भर भी कोई आंच नहीं आई। शिव पुराण में कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से कोई आग नहीं लगी। मैंने तुरंत नारंग अंकल को फोन किया और कहा कि मंदिर में आग लग गई है और मुझे ऊपर गुरुजी का मंदिर बनाना है। तो नारंग अंकल ने कहा कि ठीक है आप बना लो, एक काम करो आप सारा सामान मंगवा लो और काम शुरू करवा दो। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इतना प्यारा मंदिर बना है गुरुजी का, बहुत बहुत सुंदर। काफी सारी पुरानी संगत ने देखा हुआ है, बहुत सुंदर दरबार है गुरुजी का। और फिर संगत जी मैंने सोचा कि मुझसे इतना बड़ा मंदिर बन गया है, मैं क्या करूंगी। गुरुजी तो कोई पाठ वाठ करवाते नहीं, कोई अगरबत्ती लगवाते ही नहीं। और संगत जी एक बार हम ऐसे ही पटियाला से जब दिल्ली पहुंचे, हम गुरुजी के दरबार में गए, हमने मत्था टेका तो गुरुजी मुझसे कहते आंटी
तू शिव पुराण पढ़ती है? तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, आपने मना कर दिया था ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। तो गुरुजी कहने लगे चल आज तो एक अध्याय रोज पढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और देखिए संगत जी, जो बात मैंने मन में सोची थी कि मैं इतने बड़े मंदिर में क्या करूंगी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में उस बात का हल दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया कि तू उतने बड़े मंदिर में शिव पुराण का पाठ करेगी। यह है संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा। वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। आपका अगला पिछला भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आपके दिल में क्या है, आपके मस्तिष्क में क्या है, सब कुछ जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के पास उनके दरबार में शाम को गए तो गुरुजी कहते हैं कि नारंग अंकल कल अपन चंडीगढ़ जाना है, साडा कारवा उधर जाना है, मैंने वधिया गड्डी चाहिए थी। और संगत जी तब हमारे पास स्कॉर्पियो होती थी। तो नारंग अंकल ने कहा कि ठीक है गुरुजी आ जाएगी। और संगत जी शनिवार का दिन था, हम लोग सुबह सुबह गए। सरसा विहार में गाड़ियों का शोरूम था और हमने कहा वहाँ पर कि हमें इनोवा चाहिए। तो नारंग अंकल उनसे कहते हैं कि देखो आप तलाश करो कि अगर किसी की जो बुकिंग है कैंसिल होती है तो मुझे दिलवा दो, क्योंकि मैं तो हमेशा आपसे ही लेता हूँ गाड़ियाँ। तो शोरूम वाले कहने लगे कि ठीक है आप थोड़ी देर बैठिए, हम देख करके बताते हैं कि अगर किसी की कैंसिल होती है तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हम कैश में देंगे। तो नारंग अंकल कहने लगे कि ठीक है मंजूर है। और 2:30 बजे के करीब शोरूम का मालिक आता और कहता है कि एक बुकिंग कैंसिल हुई है, आप कहोगे तो हम शाम तक आपकी गाड़ी को बिल्कुल रेडी करवा देंगे, आप पैसे तैयार रखो। तो नारंग अंकल कहते हैं कि आप पैसे की चिंता मत करो, शाम तक गाड़ी बिल्कुल रेडी करवा देना। और संगत जी उन्होंने हमें शाम की 6 बजे तक गाड़ी हैंड ओवर की। हम गाड़ी लेके सीधे घर पहुंचे, तैयार हुए, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, हमने मत्था टेका और हमें लगा कि गुरुजी पूछेंगे कि नारंग तू गड्डी ले आया, क्योंकि कल उन्हें जाना था। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमसे कुछ भी नहीं बोला। और हमने जब लंगर खा लिया उसके बाद जब माथा टेका तब भी कुछ नहीं बोला। और हम अंदर ही अंदर बड़े परेशान हो रहे कि कल तो गुरुजी ने गाड़ी मंगवा ली है और गुरुजी तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। और संगत जी इन्होंने गाड़ी की चाबी को गुरुजी महाराज के चरणों में रखा, ब्लेस करवाया और चुपचाप हम लोग चाबी लेकर के घर आ गए। और संगत जी जैसे ही हम लोग घर के पास पहुंचने ही वाले थे तभी गुरुजी महाराज का फोन आ जाता है। ओ नारंग किथे गया? तो नारंग अंकल कहते कि गुरुजी मैं तो घर पहुंचने वाला। ओ कंजूस पार्टी नहीं देनी सी? तो अंकल कहते कि नहीं गुरुजी देनी सी। तो गुरुजी फिर कहते कि चलो तो फिर ऐथो ही वापस मुड़ो, इंपीरियल होटल पहुंच जाओ, चलो छेटी आओ, घर नहीं जाना। और फिर ये मुझे बोले कि मेरे पास तो जेब में 4-4.5 हजार ही है। और संगत जी तब इतने कार्ड वगैरह नहीं चलते थे, अब घर पे तो कैश थे। लेकिन ये मुझे बोले कि गुरुजी ने कह दिया कि घर नहीं जाना, तो घर तो नहीं जाना है। गुरुजी ने हमसे कह दिया था कि मैं अपनी संगत लेके पहुंच रहा हूँ, तुम लोग पहुंचो। तो हम लोग सीधे वहीं पहुंचे। और संगत जी वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब था। लड़कियां वहाँ पर स्मोक कर रही थी और लड़कियों ने बहुत ही गलत कपड़े पहने हुए थे और माहौल बहुत खराब लगा। तो हमने कहा कि अरे तो गुरुजी आने वाले, माहौल तो बहुत गंदा है। और संगत जी देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर पूरा पोर्च खाली हो गया, वहाँ कोई नहीं था। और सब लोग आए, संगत आई गुरुजी महाराज के साथ में। और गुरुजी ने कहा कि जिसको जो जो खाना है वो मंगाओ और खाओ। और संगत जी इधर नारंग अंकल की धड़कन बढ़ी जाए कि मेरे पास तो सिर्फ 4.5 हजार ही है। तो मैंने कहा कि अरे आप टेंशन मत करो, हम किसी से लेकर के दे देंगे। और संगत जी फिर गुरुजी ने बोला कि हो गया सबका, तो चलो नारंग मंगाओ बिल। और संगत जी जब बिल आया तो आप बिलीव नहीं करोगे, और वो बिल आया पूरे 4.5 हजार विथ टिप, एग्जैक्ट वही फिगर जो हमारे पास था। और संगत जी फिर जब हम लोग होटल से बाहर निकले तो गुरुजी कहते हैं नारंग गड्डी ब्लेस नहीं करानी? तो अंकल कहने लगे हाँ जी गुरुजी ब्लेस करानी है। तो गुरुजी कहते फिर घुमा मुझे गड्डी बिच। और नारंग अंकल ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठी थी और गुरुजी नारंग अंकल के साथ आगे बैठे हुए थे। तो नारंग अंकल ने मुझे बताया कि जब मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी इतनी हैवी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ट्रक चला रहा हूँ। उसके बाद गुरुजी ने हमें पूरा घुमाया, हम कनॉट प्लेस तक घूमे और उसके बाद हमने गुरुजी महाराज को एम्पायर स्टेट छोड़ा। और उसके बाद कहते गुरुजी जा नारंग, हो गई तेरी गड्डी ब्लेस, कल अपन ने जाना है चंडीगढ़। और फिर हम लोग गुरुजी महाराज के साथ चंडीगढ़ गए। और संगत जी हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसी इनोवा में गुरुजी महाराज ने हमें मना किया हुआ था कि इस गाड़ी से फिर कहीं नहीं जाना। और जब मैं पूछा करती थी कि गुरुजी हम शिमला चले जाएं, बर्फ पड़ रही है, तो गुरुजी कहते हैं कितने जान दी लोड नहीं है, मैं बैठा ना, इतने शिमला है, इतने बर्फ गिरेंगी सब। अब संगत जी नारंग अंकल के जो फ्रेंड है वो पीछे पड़ गए कि तूने नई गाड़ी ली है, चल वैष्णो देवी लेकर चल।
अब संगत जी नारंग अंकल मुझे कहने लगे कि वो बहुत पीछे पड़ रहा है, मैं मना नहीं कर सकता, और इसलिए संगत जी हम लोग वैष्णो देवी चले गए इनोवा से। और संगत जी हमने सोच लिया था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। हम लोग वैष्णो देवी गए, सब कुछ अच्छा हुआ, दर्शन हो गए, और जब हम वापस आ रहे होते हैं संगत जी, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे सामने जो ट्रक आ रहा होता है उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो ट्रक आ रहा है सामने से, पहले वो सुमो को हिट करता है, फिर उसको हिट करने के बाद एक ट्रक को हिट करता है, और फिर वो हमारी गाड़ी को हिट करता है। और इन्होंने ट्रक को आते हुए देखा सामने से और अपने हाथ जोड़े और कहा कि आज तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और उस ट्रक ने हमारी इनोवा को इतनी जोर से हिट किया कि हमारी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई। और संगत जी देखते देखते वहाँ बहुत भीड़ लग गई, और जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो लोगों ने कहा आप लोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी की हालत तो बहुत खराब है। हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई अंदर जिंदा भी बचा होगा। और संगत जी उधर से एक आर्मी कॉन्वे जा रहा था। उन्होंने कहा कि कोई थर्ड पावर है जिन्होंने आपको बचाया है। और नारंग अंकल ने ड्राइवर को कहा कि जाके तू थोड़ी सी गाड़ी ठीक करवा के आ जा, ताकि हम लोग दिल्ली पहुंच जाए। और संगत जी उस ड्राइवर ने रेडिएटर में इसबगोल डलवाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और संगत जी उस गाड़ी को लेकर के हम पटियाला पहुंचे। जब पटियाला पहुंचे तो हमें लगा कि गाड़ी ऐसे तो रहेगी नहीं, जिससे ली है उसी से करवानी पड़ेगी ठीक। और संगत जी हम उस गाड़ी को दिल्ली ले आए, और शोरूम में जब लेकर के गए तो शोरूम का मालिक कहने लगा कि आप ये गाड़ी को चलाकर लाए कैसे हो। और संगत जी हमने गाड़ी को वहाँ ठीक होने दे दिया। और जब हम शाम को गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी मेरे अंकल को कहते हैं, फिर नारंग, फिर बचा लिया ना नारंग तेनू, मैनू बिना दसे गया सी, आज तो बात ना जाई किथे। और संगत जी वो दिन का दिन है, उसके बाद हम फिर कहीं नहीं गए। और संगत जी जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे। आज देखिए मैं सत्संग आपके साथ कर रही हूँ, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम लोग उस समय वैष्णो देवी गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा है। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सिस्टर की शादी थी और मैं पार्लर जा रही थी, और मैंने नारंग अंकल को कहा कि आप मुझे वहीं से पिकअप कर लेना, हम वहीं से चले जाएंगे। और संगत जी जब मैं जैसे ही पार्लर में जाकर के बैठी तभी नारंग अंकल का फोन आ गया। और संगत जी नारंग अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करवा रही हो। तो मैंने बोला कि बस मैं अभी हेयर वॉश ही करवाने वाली हूँ। तो बोल के नहीं बिल्कुल नहीं करवाना, गुरु जी का फोन आया है, अभी चलना है। तो मैंने कहा कि क्यों, जाना नहीं शादी में। तो नारंग अंकल कहने लगे कि नहीं अभी शादी छोड़ो, गुरु जी के पास चलना है। और संगत जी मैं वैसे तो तैयार होकर ही गई थी। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो गुरु जी मुझे देख करके कहते हैं कि आंटी कितने जा रही सी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी कहते कितने जा रही सी। तो मैंने कहा कि गुरु जी मेरी सिस्टर की मैरिज है, मैं वहाँ जा रही थी। तो गुरु जी कहते ले कोई लोड नहीं, छड्डो परे नकली सिस्टर, आज तो बाद नहीं जाना। क्योंकि संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते थे, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। तो फिर गुरुजी कहते कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ एक फंक्शन में लेके जा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। और मैंने सोचा संगत जी कि गुरुजी हमें 2-2:30 बजे तक छोड़ देंगे, उसके बाद हम शादी में चले जाएंगे। अब संगत जी जहाँ हमें शादी में जाना था उससे भी कहीं 15 किलोमीटर आगे गुरुजी हमें ले गए थे, पश्चिम विहार में। अब मुझे लगा कि गुरुजी तो बहुत दूर ले आए, हमें तो आराम से शाम के 4-5 बज जाएंगे। खैर गुरुजी की आज्ञा में तो रहना ही था। और संगत जी हम लोग फंक्शन में पहुंचे तब गुरुजी ने नारंग अंकल को बुलाया और कहा कि नारंग अंकल खाना टेस्टी है। तो नारंग अंकल ने कहा कि हाँ जी गुरुजी बताओ क्या ले आऊं। तो गुरुजी कहते कि मेरे लिए तू एक टिक्की ले आ। और संगत जी गुरुजी ज्यादा नहीं खाते थे, गुरुजी ने थोड़ा सा उस टिक्की में से खाया और बाकी वो टिक्की नारंग अंकल को दे दी। अब संगत जी जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो गुरुजी हमको कहते कि चलो तुम लोग फंक्शन में पहुंचो। अब मैं सोच में पड़ गई कि 12 बजे का फंक्शन था, अब पहुंच करके क्या करेंगे, वहाँ तो सारा फंक्शन ही खत्म हो गया होगा। और संगत जी जब हम लोग वहाँ फंक्शन में पहुंचे तो लास्ट में जो फैमिली वालों का जो खाना वगैरह होता है वो चल रहा था। चलो वह इज्जत रह गई, हम लोग सही समय पर आ गए। मैंने मन ही मन कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। और अगले दिन शादी थी और वसंत कुंज में ही शादी थी और एम्पायर स्टेट पास में ही था। तो मैंने नारंग अंकल को कहा कि पहले हम गुरुजी को मत्था टेकेंगे और फिर हम शादी में जाएंगे। और संगत जी ये बात सबको पता है कि जब शादियों का सीजन होता है तो वसंत कुंज में बहुत बहुत ट्रैफिक होता है। तो मुझे नारंग अंकल कहने लगे कि ट्रैफिक तो यहाँ बहुत होगा, या तो हम सिर्फ शादी में जा सकते हैं या फिर हम गुरुजी महाराज के पास जा सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अपन ऐसा करते हैं, शादी में चले जाते हैं, गुरुजी महाराज से अपन माफी मांग लेंगे, क्योंकि क्या है कि रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है। और संगत जी अगले दिन सुबह मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, मुझे बहुत चक्कर आने लगे, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। और संगत जी जिस दिन मुझे सुबह वॉमिटिंग हो रही थी उस दिन वहाँ पर रिसेप्शन था और वो भी वसंत कुंज में ही था। तो मैंने इनसे कहा कि आज तो मैं गुरुजी महाराज के पास पहले जाऊंगी और फिर यहाँ रिसेप्शन में जाऊंगी। और संगत जी हम लोग शाम को फिर तैयार श्यार होकर के गुरुजी
जी महाराज के पास गए, मत्था टेका, चाय प्रसाद पी, लंगर खाया और माथा टेकने लगे तो गुरु जी कहने लगे, जा आंटी जा बैठ जा पीछे जाके, अभी नहीं जाना कहीं, हल्ले नहीं जाना, छुट्टी नहीं हुई हल्ले। लेकिन संगत जी वैसे तो हम लोग गुरुजी से छुट्टी लेने के लिए छुपा करते थे, लेकिन उस दिन तो रिसेप्शन में जाना था, इसलिए दूसरी बार मैं फिर से लाइन में लग गई। और जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी कहते, तेनू क्या सी ना, बेजा जाके पीछे। और संगत जी मैं फिर जा करके बैठ गई। और जब 2:30 बज चुकी थी और गुरुजी महाराज ने सबकी छुट्टी कर दी और जब मैंने फिर से मत्था टेका तो गुरुजी मुझे बोलते, आंटी कितने जाना सी? तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते, फिर जाओ, जान क्यों नहीं सी, मेरा खेड़ा छड्डो। फिर मैं मन में सोचू कि हैं गुरुजी, 2 बार आए, 2 बार आपने मुझे डांट के बिठा दिया और आप बोल रहे हो कि खेड़ा छड्डो। और फिर हम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के पहुंच गए रिसेप्शन वाली जगह पर। और जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतर के खाना खाने ही जा रहे थे। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे चाचा चाची ने, मेरी बहनों ने मुझे आज तक पलट करके नहीं पूछा तू कहाँ है और कैसी है। संगत जी हमारे ऊपर बहुत बुरा टाइम आया था, किसी ने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि तू कैसी है, क्या है, तुम्हें कोई जरूरत है। और संगत जी ये सब बताने का मतलब ये है कि गुरुजी आपका सब कुछ जानते हैं, कौन आपके हैं, कौन आपके नहीं है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और संगत जी जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरी नकली सिस्टर है, कोई लोड नहीं जाने दी। अब वो सारी सिस्टर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछती हैं, वो सब वेल सेटल्ड हैं। और जो बहुत बुरा टाइम आया संगत जी, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से वो टाइम भी निकल गया। संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। ऐसे एक सत्संग में आपको अपनी हेल्थ का भी बताती हूँ